हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम जयते क्लासेस। अभी तक आपने बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज़ में हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे, जो कि राहुल सर सॉल्व करवा रहे थे। अभी उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग साइंस के जो पीवाईक्यूज़ है उनको सॉल्व करेंगे। और आज हम लोग पहले जो 71st के साइंस के क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है, दो तरलों ए तथा बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए जो इसमें चार ऑप्शंस दिए गए कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए, मिश्रण की एंट्रोपी शून्य होनी चाहिए, मिश्रण की मुक्त ऊर्जा शून्य होनी चाहिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें से जो आदर्श तरल दिया हुआ है, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में हमें पहले इनका इंग्लिश वर्जन देखना चाहिए, क्योंकि जो आदर्श तरल होता है वो उसका मतलब होता है आइडियल लिक्विड, जबकि जो इसमें कंडीशंस दी हुई हैं वो कंडीशंस दी हुई हैं आइडियल सॉल्यूशंस की। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो पहला इसमें जो कंडीशन होती है वो होती है कि जो एंथैल्पी होती है सॉल्यूशन की, एंथैल्पी में जो चेंज होता है वो जीरो होना चाहिए। अब एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी का मतलब होता है कि जब हम किसी सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो उसमें जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है उसको हम उसकी एंथैल्पी बोलते हैं। दूसरा, इसमें जो वॉल्यूम चेंज होता है वो जीरो होना चाहिए। थर्ड, इसमें जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी में जो चेंज होगा यानी कि पॉजिटिव चेंज होगा, यानी पहले जो भी एंट्रोपी रहेगी वो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, यानी कि मोर देन जीरो होगी। तो एंट्रोपी का मतलब क्या होता है कि एंट्रोपी में जो मॉलिक्यूल जो कोई भी सब्सटेंस होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी उनका डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस जो होती है वो उसकी एंट्रोपी होती है। तो अगर हम जैसे देखें कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत कॉम्पैक्टली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो उसकी एंट्रोपी कम होगी। लिक्विड में थोड़ा सा वो फ्री फ्लोइंग होते हैं तो उनकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, और गैस की जो होगी उनसे भी ज़्यादा होगी। तो जो तीन स्टेट हैं, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसमें सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी होगी? सबसे ज़्यादा एंट्रोपी गैस की होगी। तो अब इसका जैसे ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें दिया हुआ मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मिश्रण की एंट्रोपी शून्य होनी चाहिए, नहीं, जबकि एंट्रोपी यहाँ पे पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि मोर देन जीरो होनी चाहिए। मिश्रण की मुक्त ऊर्जा शून्य होनी चाहिए, इसका भी इस आइडियल सॉल्यूशन कंडीशन से कोई लिंक नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। तो इनमें दो तरीके की सेल्स हैं जिनसे पूछा गया है इनमें से किसके द्वारा एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। तो पहला ऑप्शन है केवल टी सेल द्वारा, दूसरा है बी एवं टी दोनों कोशिकाओं द्वारा, सी ऑप्शन है केवल बी कोशिकाओं द्वारा, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो एंटीबॉडीज होती हैं उनका फॉर्मेशन बी सेल्स द्वारा किया जाता है, ओनली बी सेल्स द्वारा। बेसिकली अगर हम ह्यूमन जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें बात करें तो दो सेल्स जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एक होती हैं टी सेल्स और दूसरी होती हैं बी सेल्स। जो टी सेल्स होती हैं उनको बेसिकली किलर सेल्स बोलते हैं। तो एड्स की जैसे प्रॉब्लम होती है, जो एड्स में आदमी का जो इम्यून सिस्टम क्यों इतना वीक हो जाता है, क्योंकि एड्स की जो एड्स जो वायरस होता है ना, वो जो टी सेल्स होती है ना उसको ही इम्पैक्ट करता है। तो जो टी सेल्स है वो किलर सेल्स हैं, और जो बी सेल्स होती हैं उनके द्वारा एक तरह का प्रोटीन फॉर्म किया जाता है, उसी को हम एंटीबॉडी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है केवल चुंबकीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी है विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र के साथ, ऑप्शन सी है केवल विद्युत क्षेत्र से, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेसिकली जो एक्सरे है वो एक चार्जलेस होता है, तो चार्जलेस होने की वजह से हम इसको किसी भी फील्ड में रखें, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो इसका जो विक्षेपण है वो किसी भी फील्ड में नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने इसमें ऐड की हुई हैं एक्सरेज की, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जैसे इसमें पहला मैंने बता ही दिया कि चार्जलेस होता है, तो चार्जलेस होने की वजह से किसी भी फील्ड में ये विक्षेपित नहीं होगा। दूसरा, ये जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसको ये काला कर देता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा भी होगा, जो एक्सरे जो करवाते हैं हम उसमें जो फिल्म निकलती है तो उसमें जो बॉडी का एक्सरे निकाला जाता है तो वो जो फिल्म होती है ना उसको ब्लैक कर देता है। दूसरा, इसमें जो गैसेस को आयनाइज करने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इसमें, और इसमें जो इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर हम इसकी
यूटिलिटी की बात करें, किस में हम यूज़ करते हैं, तो जो जैसा भी मैंने बताया कि जो बॉडी का एक्सरे निकालने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा इसमें जो एयरपोर्ट और रेलवेज़ होते हैं वहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। डेंटल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और ये जो कैंसर ट्रीटमेंट होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम कोबाल्ट 60 वगैरह का यूज़ करते हैं रेडियोथेरेपी के लिए। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है जो पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। तो एक्सरे की जो खोज की थी रोंटजन ने की थी। मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे इसमें आप देख रहे होंगे कि एक्स किरणों की खोज विल्हेम कॉनराड रोंटजन ने 1895 में की थी। ठीक है, और बाकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ है। पहला, सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली, थर्मल प्लांट से उत्पादित बिजली, कोयले से उत्पादित बिजली, पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली। फिर इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है और कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। तो अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा ऐसे ऊर्जा स्रोत होते हैं जिनका जो कंजम्पशन रेट होता है और प्रोडक्शन रेट होता है। बेसिकली इनके इनके रिलेशन के बेसिस पे हम इसको डिसाइड कर सकते हैं कि जो उनका जो प्रोडक्शन रेट होता है वो कंजम्पशन रेट से ज़्यादा होता है। यानी कि उनके जो रिजर्व्स है, जो उनके भंडार हैं, जो सोर्सेस हैं, वो ख़त्म होने वाले नहीं, कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो एक तो हम इस बेसिस पे हम नवीकरणीय ऊर्जा डिसाइड करते हैं। दूसरा, जिनके स्टॉक्स हैं, जो जिनके रिजर्व्स हैं और उनका जो रिप्लेनिशमेंट रेट है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो उनको भी हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि उनके भी जो रिजर्व्स हैं या सोर्सेस हैं वो लॉन्ग टर्म में ख़त्म नहीं होंगे। जबकि जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं तो उसमें उनके जो रिजर्व्स होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत लोकलाइज्ड होते हैं, और उनका जो कंजम्पशन रेट होता है उनके प्रोडक्शन रेट से बहुत ज़्यादा होता है। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो उनके भंडार खत्म होने की संभावना होती है। तो जिसका उदाहरण जैसे क्या है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, और या फिर जो कोल हो गया, कोल, ये सारे के सारे क्या हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं एनर्जी के। तो अब अगर हम ऑप्शन की बात करें तो जैसे जो सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा का सोर्स क्या है, जो न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है सन में, वो सोलर एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, और दूसरा जो विंड एनर्जी है, तो विंड एनर्जी से जो बिजली उत्पन्न होती है वो क्या होती है, जो विंड एनर्जी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली जो 1 और 4 है ये दोनों क्या हैं, ये दोनों रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, और 2 और 3 क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल के पार्ट है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक है। तो जो वनस्पति तेल है वनस्पति घी में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, वो ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शंस हैं, ए निकिल, बी पीडी पैलेडियम, सी आयरन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा निकिल। अब हम अगर देखें कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल है क्या, इसकी ज़रूरत क्या है, तो बेसिकली जो हाइड्रोजनीकरण होता है वो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें हम जो वेजिटेबल ऑयल है उसकी स्टेबिलिटी एंड उसका स्टेबिलिटी और उसको लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बनाए रखने के लिए हम घी में कन्वर्ट करते हैं। और बेसिकली जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो एक अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं। तो क्योंकि उसमें जो डबल बॉन्ड्स होते हैं उसकी वजह से वो अनसैचुरेटेड होने की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो उसको हम सॉलिडिफाई करने के लिए या सेमी सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है वो निकल यूज़ किया जाता है। इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संधारित्र का प्रतिघात होता है। अब संधारित्र का मतलब होता है कैपेसिटर और प्रतिघात का मतलब होता है रिएक्टेंस। तो इसमें पहला ऑप्शन है आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती, बी है आवृत्ति के समानुपाती, सी आवृत्ति के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है। तो बेसिकली जो कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है वो किसी कैपेसिटर द्वारा जो एसी फ्लो हो रही है उसका जो अपोज किया जाता है उसका मेजरमेंट है।
अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है जिसे हम एक्स सी से डिनोट करते हैं। तो एक्स सी इक्वल्स टू होता है 1/2 पाई एफ सी। तो जो सी है वो कैपेसिटेंस है और एफ जो है फ्रीक्वेंसी है। तो हम अगर इसको देखें तो जो रिएक्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस आधार पर देखें तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सिरके में खट्टे स्वाद का कारक है। ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी टार्टरिक एसिड, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली जो सिरके का जो खट्टा स्वाद होता है उसका जो रीज़न होता है वो होता है एसिटिक एसिड। तो इस वजह से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। हम बाकी जो इसमें एसिड दिया है उनका भी यूज़ देख लेते हैं, क्योंकि जो वेजिटेबल्स और एडिबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है ये जनरली क्वेश्चंस पूछा गया है। और साथ में जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में जो कलर होता है उसके लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये दो क्वेश्चंस यहाँ से जनरली पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे गए हैं। तो इनका जो है मैंने पीडीएफ जो है ऑलरेडी टेलीग्राम में शेयर कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं इनके ऑप्शंस की। तो इसमें जैसे जो पहला दिया हुआ है साइट्रिक अम्ल, तो जो साइट्रिक अम्ल होता है जो भी खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सब में पाया जाता है। जो टार्टरिक एसिड होता है वो टैमारिंड बेसिकली इमली में पाया जाता है। और जो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड जो मिल्क का जो फर्मेंटेशन होने से जो उसमें एसिड पाया जाता है वो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो बेसिकली लैक्टिक एसिड की वजह से ही दूध खराब होता है। अब नेक्स्ट इसमें देखें क्वेश्चन क्या है 31 नंबर पे, साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल है। यानी कि जो डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसका एक्चुअल प्लेस क्या है, कहाँ कहाँ पे होती है। तो ऑप्शन ए है स्ट्रोमा, बी है ग्रेनम, सी है ग्रेना लैमेला, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है मिल करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, उसके दो फेजेस होते हैं। पहला होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो होती है थाइलाकॉइड में होती है, एंड जो डार्क रिएक्शन होती है वो होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, जिसे हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है डार्क रिएक्शन का, तो डार्क रिएक्शन के लिए ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रोमा। अभी हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। हाँ, विटामिन से भी क्वेश्चंस जनरली पहले भी पूछे गए हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस का जो नेचर होता है, कौन सा वाटर सॉल्युबल है, कौन सा फैट सॉल्युबल है, इनके सोर्सेज क्या होते हैं और इनकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, तो ये पोर्शन जो है इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी मैं एक इन्फोग्राफिक बना करके मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इनका डिटेल वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा। तो अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि इसमें से वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है। तो बेसिकली जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और इनमें से कोई नहीं। तो जो विटामिन ए, डी, ई, के होती हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं, जबकि जो विटामिन बी एंड सी होती है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में समझें, विटामिन ए, डी, ई, के, बी, सी, तो अगर इनके केमिकल नेम की बात करें तो जो विटामिन ए है इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। बेसिकली ये जो रेटिनॉल विटामिन ए है ये रेटिना के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है ताकि हम रात को देख पाएँ। अगर विटामिन ए की कमी से तो इसकी वजह से क्या होता है, जो रतौंधी रोग होता है वो हो जाता है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। जो विटामिन डी है ये बेसिकली जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो अगर इसकी कमी होती है तो जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जिससे सूखा रोग हो जाता है। इसीलिए इसको हम विटामिन डी है इसका जो इसको जो हम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन ई जो है इसको हम बोलते हैं टोकोफेरॉल, इसी को हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है जो फेशियल ग्लो होता है, हेयर होते हैं, प्लस जो फर्टिलिटी होती है, ह्यूमन फर्टिलिटी होती है, उसको डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, विटामिन बी जो है, विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन अलग अलग होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B6, B12। तो ये अलग अलग विटामिन होते हैं जिन्हें हम बेसिकली बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स, यानी पूरा ग्रुप होता है ये। एंड जो विटामिन सी है इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और इसकी कमी से जो स्कर्वी रोग हो जाता है।
नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है, मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनोफिलीज मच्छर किसका वाहक है, बेसिकली हमको ये बताना है। तो ऑप्शन ये है एंसेफेलाइटिस, फाइलेरियासिस, डेंगू एंड फाइलेरियासिस, डेंगू एंड एंसेफेलाइटिस। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेसिकली जो एनोफिलीज मॉस्किटो है जो कि मलेरिया का वाहक है, ये दो और बीमारियां फैलाता है। तो इसमें पहला है एंसेफेलाइटिस और दूसरा है फाइलेरियासिस। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब हम थोड़ा सा इसमें और थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं कि जो मलेरिया है, मलेरिया का जो पैरासाइट कौन सा है वो है प्लाज्मोडियम। ठीक है, बाकी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे डेंगू दिया हुआ है। तो डेंगू के बारे में अगर हम देखें तो डेंगू का जो जो वाहक मच्छर है उसको हम बोलते हैं मादा एडीज एजिप्टी। इसी को हम टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हल्दी हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है। तो बेसिकली इसमें जो हल्दी होता है, हल्दी जो होता है ना, जो हल्दी की जो गांठ जिसे हम बोलते हैं, वो एक क्या होता है, वो अंडरग्राउंड राइजोम होता है, प्रकंद होता है, जो कि जो अंडरग्राउंड जो रूट होता है ना उसका एग्जाम्पल होता है, जिसे सूखा और पीस करके हम लोग मसाला तैयार करते हैं। तो बेसिकली देखिए इसका ऑप्शन हो गया, इसमें सूख प्रकंद यानी कि राइजोम ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, सूखा आधार, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है कि भौतिक रूप में किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है। तो बेसिकली जो फिजिकल स्टोरेज होता है हाइड्रोजन का, उसमें हम हाइड्रोजन को हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर में उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और कंप्रेस करके जो लिक्विड हाइड्रोजन जो टैंक्स होते हैं उसमें स्टोर किया जाता है। जबकि जो ऑप्शन बी दिया हुआ है हाइड्राइड, हाइड्राइड भी एक तरह का स्टोरेज करने का ही एक एग्जांपल है, लेकिन ये केमिकल स्टोरेज का फॉर्म है ये हाइड्राइड, जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि केमिकल भंडारण का रूप है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये फिजिकल स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 70 नंबर पे, किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है। तो हमें ब्लड ग्रुप डिसाइड करना है और उसको कौन डिसाइड करेगा हम ये देखना है। तो इसमें ऑप्शन ए है आरबीसी का आकार, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति, डब्ल्यूबीसी एवं आरबीसी के संयोजन से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेसिकली जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप का जो कौन सा ब्लड ग्रुप इसमें है, ए बी ओ ए बी, ये किस बेस पे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है जो आरबीसी होती हैं उनके सरफेस पे एक एंटीजन पाया जाता है, उस एंटीजन के बेस पे डिसाइड होता है कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। जैसे जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसमें ए एंटीजन पाया जाता है, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन पाया जाता है, ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, और जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें ए बी एंटीजन पाया जाता है, यानी कि दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो है आरबीसी के आकार, साइज और इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो कौन डिसाइड करेगा, जो स्पेसिफिक एंटीजन्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इससे इसमें क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। ठीक है, तो जब किसी में जो एनीमिया एनीमिक जो एच बी की कमी से क्या होता है, एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। और एनीमिया भी कई तरीके होते हैं, जैसे परनीसियस एनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, मेथाइमोग्लोबिनीमिया, ये सारी बीमारियां होती हैं जो जो कि यानी एनेमिक सिम्टम्स शो करती हैं। अभी नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है, एक m किग्रा भार एवं ई कूलम्ब आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था से v वोल्ट के विभवांतर से गति करता है, तब उसकी अंतिम ऊर्जा जूल में होगी। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक्सेलरेट होता है या गति करता है, तो उसका जो अंतिम ऊर्जा यानी कि ऊर्जा होगी या उसका जो उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, जहाँ क्यू क्या है, चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है E, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा EV। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं पत्तियों के आधार पर, दोनों पत्तियों के आधार एवं शिखाओं के सिरे पर, शाखाओं के सिरे पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बेसिकली जो कलियां यानी कि बड्स होती हैं वो पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरे दोनों जगह पर पाई जाती हैं। तो जो कलियां बेसिकली दो स्थानों पर पाई जाती हैं, पहली एक कलिका होती है
शीर्षस्थ कलिका यानी कि एपिकल बड। तो ये क्या करती है, जो लंबाई होती है, लेंथ इलोंगेशन, उसमें हेल्प करती है। दूसरी होती है एक्सिलरी बड होती है। ये क्या करती है, जो नई ब्रांचेज और फ्लावर्स वगैरह निकलते हैं उसमें ये हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो बेसिकली पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफाइल होते क्या हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इनके जो, अगर इनको देखें कि मतलब कैसे पहचानेंगे, तो बेसिकली इनमें क्या होगा, या तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, या तो इनका वैकेंट ऑर्बिटल होगा जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे। अब इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जांपल्स हैं, तो जैसे इसमें इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, H+ है, BF3 है, AlCl3 है, NO2+ है, और जो कार्बोकटायंस होते हैं लाइक CH3+, ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो अब हम देखते हैं जैसे H+ क्या है, इसके पास अ, एक तो पॉजिटिव चार्ज भी है, दूसरा इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। दूसरा जो बी है Na+, तो बेसिकली सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर देगा, यानी कि प्लस चार्ज का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, तो इसका जो जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 8। तो बेसिकली S में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड P में अ, अ, जो N है Na+ की वजह से क्या होगा, इसने जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसमें क्या हो गया, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 8। तो यानी 8 जो होता है वो कंप्लीट ऑक्टेट को शो कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। और जो BF3 है, इसमें जो बोरॉन होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो जिसकी वजह से ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल प्रॉपर्टीज शो करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। मलेरिया के लिए कुनैन एक सामान्य दवा है जो एक पौधे से प्राप्त होती है। यह दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तो बेसिकली जो मलेरिया की जो कुनैन मेडिसिन होती है, वो हम जो सिंकोना प्लांट होता है उसके स्टेम भाग से प्राप्त करते हैं। तो यह हो जाएगा तने की छाल, ऑप्शन ए। 114 पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जब एक टेलीस्कोप के अभिदर्शक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता में क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेसिकली जो रिजॉल्विंग पावर होता है एक टेलीस्कोप का, वो होता है इनवर्स ऑफ जो एंगुलर सेपरेशन होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो जो रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D/1.22 लैम्डा, यानी कि लैम्डा जो है ये तो वेवलेंथ है, एंड D क्या है, जो लेंस का जो व्यास है। तो रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो होती है व्यास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे डायमीटर बढ़ेगा वैसे वैसे इनका जो रिजॉल्विंग पावर यानी विभेदन क्षमता है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जो 114 का ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बढ़ती है। फिर इसमें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए है विवर्तन, ऑप्शन बी है व्यतिकरण, ऑप्शन सी है प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार, ऑप्शन डी है ध्रुवीकरण। तो बेसिकली इसका ऑप्शन सी, प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार, सही है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि जो प्रकाश होता है, लाइट होता है, वो सीधी रेखा में चलता है। तो जब उसके मार्ग में कोई भी अपारदर्शी वस्तु आती है तो उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। जब क्रॉस नहीं करेगा तो क्या होगा, उसकी जो छाया बन जाएगी उसके पीछे। तो वही इसमें पूछा गया है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 32 में कि यकृत में भंडारित होते हैं A, B एवं C विटामिन, A, B, C एवं D विटामिन, केवल A तथा B विटामिन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली जो लीवर होता है वो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होती है उनको स्टोर करता है, ठीक है। तो इस आधार पर हम इनको देख सकते हैं। तो जो पहले मैंने जैसे बताया भी है क्वेश्चन में कि जो A, D, E, K होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, और विटामिन बी एंड सी जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो लीवर में कौन से स्टोर होंगे, A, D, E और K। अब जैसे इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या हुआ है, बी और सी दिया हुआ है, ये दोनों वाटर सॉल्युबल हैं, बी और सी वाटर सॉल्युबल हैं, बी वाटर सॉल्युबल है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है। तो जैसे ओम है ये रेजिस्टेंस हो गया, एम्पियर है ये करंट का हो गया, कोवोल्ट
अपने आप में एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि टेस्ला। वाष्प मेथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक्स होती हैं उससे हम कौन से प्रकार का हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। पहला है ग्रीन हाइड्रोजन, दूसरा है ब्राउन हाइड्रोजन, तीसरा है ग्रे हाइड्रोजन, चौथा है इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेसिकली जो स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग होती है जिसमें हम जो नेचुरल गैस होती है उसको हम यूज़ करते हैं मेथेन जो यानी कि स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस में नेचुरल गैस को यूज़ करके हम जो हाइड्रोजन बनाते हैं, तो उसमें जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। ठीक है, हम उसको ना तो एटमॉस्फेयर में एमिशन होगा तो हम उसको ना तो यूटिलाइज कर रहे हैं ना तो हम स्टोर कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। लेकिन जब हम इसी स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है हम उसको कैप्चर करके स्टोर कर लेते हैं, यानी कि SMR प्लस CCS यानी कार्बन कैप्चर स्टोरेज, तो उसको जब स्टोर कर लेते हैं अंडरग्राउंड तो उसको हम बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन। क्योंकि हमने क्या किया, जो हमने जो सोर्स यूज़ किया एनर्जी का वो तो नॉन रिन्यूएबल ही है क्योंकि नेचुरल गैस हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको स्टोर कर लिया जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसलिए ये हो गया ब्लू हाइड्रोजन। एंड ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन में क्या करते हैं हम, जो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उसके लिए जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं वो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, लाइक सोलर, विंड या और भी जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं हम उनको यूज़ करते हैं किसके, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि जो तीन धातुओं A, B एवं C का मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रमशः 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट एवं -1.2 वोल्ट है, इन धातुओं की चयन शक्ति होगी। तो बेसिकली जो मेटल की जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा रिड्यूसिंग पावर उसकी उतनी कम होगी। ठीक है, तो जैसे इसमें B है, B -3 है तो ये सबसे कम हो गया इलेक्ट्रोड, इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम हो गया -3 है, तो इसकी जो रिड्यूसिंग पावर होगी सबसे ज़्यादा होगी। फिर -1.2 है, इससे कम इसका है, इससे ज़्यादा है इसका, तो 1.2 वोल्ट है माइनस में। तो जो C है इसका जो रिड्यूसिंग पावर होगा वो B से कम हो जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो है A का 0.5V। तो क्योंकि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन तीनों में सबसे ज़्यादा है इसलिए इसकी जो रिड्यूसिंग पावर होगी वो हो जाएगी सबसे कम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B इज़ ग्रेटर देन C इज़ ग्रेटर देन A। तो ऑप्शन C हो जाएगा इनका करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 100 डिग्री ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित वाष्प में जलना कम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण कम खतरनाक है। ऑप्शन बी, कम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक है, या ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण कम खतरनाक है। क्योंकि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो गर्म वायु होगी या गर्म पानी होगा उसकी तुलना में भाप में जलना ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि जब हम उसको वेपराइज करते हैं पानी को तो उसकी जो लेटेंट हीट उसमें एक होती है, तो जब वो बॉडी में टच करेगी जो वेपर है तो उसका कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन के प्रोसेस में जो उसकी लेटेंट हीट है वेपराइजेशन की वो रिलीज होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो उसकी हीट की वजह से जलन ज़्यादा महसूस होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोगों ने जो 71st के सारे साइंस के क्वेश्चन है वो कवर कर लिए हैं। बाकी अगर आपको कुछ और चाहिए जो आपको लगे कि नहीं इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट करिएगा और प्लीज़ बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, फिर हम उसके बेस पे हम आगे और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में 70th 69th जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करते हुए साइंस के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो मेरी तरफ से फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।